हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning kids. Myself Dr. Enu. Welcome to my class. बच्चों, हम लोग ने अभी तक पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि रूल्स ऑफ लॉ क्या होते हैं और कई की टर्म्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए। आर्बिट्रेरी क्या होता है, आर्बिट्रेरी लॉज क्या होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि कैसे हर एक व्यक्ति रूल ऑफ लॉ के समक्ष बराबर, उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी गलत काम के लिए गिल्टी पाया जाता है, अपराधी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, पूरी जस्ट एंड फेयर प्रोसेस चलाई जाती है और ये इस तरीके से किया जाता है। अब ये बच्चों, डिड यू नो में यहाँ पर एक टर्म दिया है पेज नंबर 27 में, ट्रायल बाय कॉम्बैट। ट्रायल बाय कॉम्बैट एक टर्म है। एंशिएंट जर्मनी में या पुराने समय में जो जर्मनी राज्य था, उस जर्मनी देश था, उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि व्हेन एट अ ट्रायल देयर वाज नो विटनेस। अगर कोई मुकदमा चलाया जाता था, उसमें कोई गवाह नहीं मिलता था। इफ नन ऑफ द पार्टीज कन्फेस टू क्राइम, और कोई पार्टी अगर अपना अपराध नहीं स्वीकार करती थी, तो क्या होता था, अ कॉम्बैट ट्रायल यूज किया जाता था, जहां पर दो पार्टियों को आपस में लड़वाया जाता था, आपस में लड़ाई करवाई जाती थी, और जो पार्टी जीत जाती थी उसी को सही माना जाता था। तो ये कहलाता है ट्रायल बाय कॉम्बैट। तो क्या ये सही तरीका है बच्चों? नहीं, ये सही तरीका नहीं है, ये अनजस्ट है, अनजस्ट लॉ है। इसी तरीके से अनजस्ट लॉ है जिस तरह से ब्रिटिशर्स, इंडिया में ब्रिटिशर्स का लॉ जो होता था अनजस्ट लॉ था, जस्ट लाइक जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी क्या थी, मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ये ट्रेजेडी थी जो रॉलेट एक्ट के विरोध में की गई थी। रॉलेट एक्ट क्या था? जो रॉलेट एक्ट, ये ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने एक नया कानून लागू किया था जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करता हुआ, क्रिटिसाइज करता हुआ या अपोज करता हुआ पाया जाता था, तो उसे बिना ट्रायल किए उसे वो अरेस्ट कर सकते थे, उसे जेल में डाल सकते थे। तो इस एक्ट का विरोध बहुत सारे पूरे देश में हुआ। पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन, धरना, ये सब होने लगे, जगह जगह पे किए जाने लगे। पंजाब में भी धरना और प्रदर्शन किए जाने लगे। तो उसी में उसी में ये प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये डिसाइड हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक बाग था, वहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसमें इसी टॉपिक पर विचार किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से, इस कारण से वहाँ पर प्रेजेंट थे। दूसरा, 13 अप्रैल पंजाबियों का बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन फसल काटी जाती है, तो नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग गांव से, आउटर एरिया से, और वहाँ पर अमृतसर में एक बहुत बड़ा मेला लगता था, इस मेले को सेलिब्रेट करने आए थे। उनको ये नहीं पता था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लग चुका है। मार्शल लॉ इट मीन्स कि आप अब कहीं भी किसी भी चीज़ पे बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन बेचारे गांव जो आउटर रहते, उनको ये नहीं पता था कि वो अमृतसर में मार्शल लॉ लग चुका। वो सब जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, और तो वो इधर अपना, उन लोग जो न प्रदर्शनकारी अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, और कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था। उसी समय जनरल डायर, जो कि वहाँ का जनरल था, अपने साथ पुलिस वालों को लेकर के आता है। और जलियांवाला बाग एक ऐसा बाग था जिसमें बहुत संकरा, नैरो रास्ता था, केवल एक ही रास्ता था। तो उसने क्या किया, सारे पुलिस वालों की ड्यूटी बाहर, गेट के बाहर लगवा दी, और उनको ऑर्डर किया कि फायर करो। फायर करने के लिए ऑर्डर कर दिया बिना किसी वार्निंग के। तो पुलिस वालों ने फायरिंग की, सारे जितने लोग थे वो बेचारे मारे गए। और बाग के अंदर एक कुआं था, लोगों ने गोली से बचने के लिए उस कुएं में कूदते चले गए।
और वो कुएं में कूदते चले, कुआं इतना लाशों से भर गया। तो ये मानना है इतिहासकारों का कि करीब 400 लोग मर गए थे और 2000 लोग घायल हुए थे। अभी ये एक्यूरेट संख्या नहीं है, ये इतना आकलन लगाया गया है। तो इस तरीके से जनरल डायर ने ये लोगों को मरवा डाला, और ये वो इसलिए करना चाहता था ताकि लोगों के मन में ब्रिटिशर्स का डर बना रहे और आगे फिर कोई उनके खिलाफ विद्रोह ना कर सके। तो ये भी एक तरीके से आर्बिट्रेरी लॉ का एग्जाम्पल है, जो कि किसी भी कानून को नहीं मानता है, कोई पूरी तरीके से इनवैलिड है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इस तरीके से हुई, और किसने करवाई? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उस दिन क्या था मैंने सब आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसने से पूरा देश स्तब्ध रह गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी ने भी इस घटना से बहुत दुखी होकर ये बोला कि जो प्लासी का युद्ध था उसने ब्रिटिश एम्पायर की भारत में नींव रखी थी, लेकिन अमृतसर में जो जलियांवाला कांड था उसने इसको हिला दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने विचार इस जलियांवाले हत्याकांड के खिलाफ प्रकट किए। इस तरह से धीरे धीरे इंडियन नेशनलिस्ट जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, और धीरे धीरे ऐसा टाइम पीरियड आया जब अंग्रेजों को भारत को छोड़ के जाना पड़ा। और जब हमारा नया संविधान बना तो हमारे संविधान मेकर ने इस बात को ध्यान रखा कि किसी भी भारतीय के साथ अन्याय ना हो और सबके साथ न्याय किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि बच्चों की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बना, रूल ऑफ लॉ, उसमें सभी को एक समान माना गया। और उसमें मैंने आपको पहले भी उस प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लॉ पार्लियामेंट बनाती है, और कोई भी लॉ बिल कैसे बनता है, कोई भी लॉ जो प्रपोजल के लिए जाता है वो बिल कहलाता है। बिल 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी एंड मनी बिल। गवर्नमेंट की खर्च और इनकम से रिलेटेड जो भी बिल होता है वो मनी बिल कहलाता है। मनी बिल के अलावा जितने सारे बिल होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को भी संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, और उसमें 3 रीडिंग्स की जाती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तब उसके बाद जाके बिल क्या होता था, वो प्रपोजल पास होकर के बिल होता है। और मनी बिल को लोकसभा में ही केवल पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की परमिशन लेनी जरूरी होती है। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि आर ऑल द लॉज passed in our country accepted and popular among people। पेज नंबर 30 में है unpopular and controversial law, कि जितने भी रूल हमारे देश में बनाए जाते हैं क्या वो सभी के द्वारा स्वीकृत किया जाते हैं या लोगों के बीच में लोकप्रिय होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास तो किए जाते हैं क्योंकि वो संवैधानिक रूप से सही होते हैं और उनसे समाज के बहुत बड़े वर्ग को फायदा होता है, लेकिन इसका बहुत सारे लोगों के द्वारा अपोज भी किया जाता है क्योंकि वो इसको क्या मानते हैं, क्योंकि वो इसको हार्मफुल मानते हैं एक समाज के एक वर्ग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में सभी को जीने की स्वतंत्रता, लाइफ ऑफ फ्रीडम है, तो फ्रीडम दी गई है, तो इसका बहुत सारे लोग मिस यूज करते हैं और ये लोगों ने एक अपना लाइफ स्टाइल बना लिया है कि देर रात तक जागना और इंजॉय करना, लाउड स्पीकर बजाना तेज साउंड में, इससे और इस तरह से रेसिडेंशियल एरिया में इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों को इफेक्ट करेगा, जो बीमार हैं उनके ऊपर असर करेगा, बूढ़ों के ऊपर असर करेगा। तो इस तरीके से जब ये बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत सारी स्टेट्स ने अपने अपने रूल बना लिए और ये बना दिया कि एक निश्चित एरिया टाइम पीरियड के बाद तेज आवाज में आप रेसिडेंशियल एरिया में म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, सच लॉज आर ऑफन ग्रीटेड विद अनप्लीजेंट रेजिस्टेंट एंड इट इज रिस्ट्रिक्ट्स पीपल फ्रॉम देयर राइट टू लिव देयर लिव्स फ्रीली। कभी कभी ये जो नियम है लोगों को उनके जीने के अधिकार से, स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार से वंचित करते हैं, लेकिन ये वास्तव में सही है। उन सेक्शंस के लिए सही है जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो कि तेज आवाज से जिनको प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉज जो है, नियम जो पास हो जाते हैं बहुत साल पहले, लेकिन उनको कुछ बहुत सालों के बाद उनको चैलेंज किया जाता है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नियम तो बहुत पहले बन गए हैं, अब ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहे हैं।
तो इनको चेंज करना जरूरी है। इसलिए ये क्या होता है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो इसमें अमेंड कर सकती है, उसमें सोसाइटी कर इसमें चेंज ला सकती है, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए अब फेयर नहीं रह गए। फॉर एग्जाम्पल स्वतंत्रता के समय क्या था कि हमारी जो सोसाइटी थी वो उसमें कास्ट सिस्टम बहुत तेजी से था, और लेकिन क्या है, और उस समय कास्ट सिस्टम के हिसाब से रिजर्वेशन भी किया गया। किसके लिए रिजर्वेशन किया गया? एजुकेशन सिस्टम में SC ST के लिए रिजर्वेशन भी किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इससे वो आगे बढ़ सके, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए थे। ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात अब आज के समय में ये एक चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है और चैलेंजिंग है कि ये सही नहीं है, सबको बराबर अवसर देना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो नियम पहले बन गए हैं वो रेलेवेंट है, उनको चेंज ना किया जाए। तो इस तरह से पीपल्स जो है फ्रीली अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, सोशल मीडिया के सामने लोग अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं और लॉ के समक्ष जाकर के खड़े हो सकते हैं। तो ये हमने पाया कि इस तरीके से रूल ऑफ लॉ जो इंडिया में बनाया गया है वो सभी लोगों के लिए बराबर है। बेटा पेज नंबर 32 में देखिए, रूल ऑफ लॉ की एक इंडेक्स दी गई है, उसमें दिया गया है ऑल पीपल इन इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, नन इज अबव द लॉ। कोई भी कानून से बड़ा नहीं है और कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है धर्म, जाति और लिंग के आधार पर। और एनी वायलेशन ऑफ लॉ और क्राइम मस्ट हैव प्रॉपर, कोई भी अगर घटना होती है, एक अपराध होता है, उसकी प्रॉपर तरीके से जांच की जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे बेटा पेज नंबर 33 पे आइए, आई एम अ सिटीजन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमें अपने समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि नियमों और व्यवस्था को बनाए रखा जाए। अपनी कंट्री में, अपने देश में एक भारत का नागरिक होने के नाते हमें क्या है, हमें इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इन नियमों को लागू करने में, उनकी सुरक्षा करने में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनको चूज करके कि हम इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह ज्वाइन करके हम अपने देश की हेल्प कर सकते हैं। बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स ह्यूमन काइंड हैज बीन इन्वॉल्विंग डेवलपिंग सिंस सेंचुरीज। जो मनुष्य है, मानवता है, वो बहुत सालों से चली आ रही है। देयर यूज बी मैनी कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और प्रैक्टिसेस भी चली आ रही हैं। और ये बिलीव किया जाता है इंडिया में कि लोगों को अपने विचार, इंडिया क्या बात पूरे वर्ल्ड में, कि लोगों को अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को फ्रीली अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरीके का एक इशू है एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स। ट्रांसजेंडर समलैंगिकता उन व्यक्तियों को कहते हैं, जैसे कि बच्चों आपने कभी देखा होगा कि कोई इंसान होते हैं, वो देखने में मेंस की तरह लगते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी क्या होती है, फीमेल्स की तरह। वो औरतों की तरह ही बिंदी लगाते हैं, चूड़ी पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो उनको ये फीलिंग अंदर से आती है, तो उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो हमारी कंट्री में इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, लेकिन कनाडा, पोर्तुगाल, माल्टा, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर कि इनको ह्यूमन राइट्स, ये एक मानव अधिकार माना गया है, इनको स्वीकृति दी गई है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो नियम है वो हमारे समाज के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, हमारे समाज के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, और हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपनी कंट्री का सपोर्ट करना चाहिए जिससे हमारी कंट्री ठीक से ग्रो कर सके। तो बेटा बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए इसमें, और आप इसको ठीक से पढ़िए, ध्यान लगा करके पढ़िए। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।